नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है अपने परिवार एनडी क्लासेस में। हम लोगों ने कल वर्णमाला की शुरुआत की थी और उसमें वर्णमाला में हम लोगों ने पढ़ लिया था, स्वर कंप्लीट कर लिया था अपना। वर्णमाला हमारी दो पार्ट में डिवाइड है, स्वर और व्यंजन में, जिनमें से कल हमने स्वर को पढ़ लिया था और आज हमारा है व्यंजन। तो व्यंजन को पढ़ते हैं। बताइएगा, अच्छा व्यंजन किसे कहते हैं? वे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। होता क्या है, स्वर स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्ण स्वर कहलाते थे और जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। वे वर्ण, इसकी डेफिनेशन होगी, इसकी परिभाषा होगी, वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, अब व्यंजन कहलाते हैं। आपसे पूछा जाएगा व्यंजन होते कितने हैं टोटल? तो जो कुल व्यंजन होते हैं आपके 33 व्यंजन होते हैं। अगर हम बात करें व्यंजन की तो व्यंजन टोटल कितने होते हैं? 33 होते हैं। कितना व्यंजन होता है आपका टोटल? 33 व्यंजन होता है। चलिए अब व्यंजन की चर्चा कर लेते हैं, हम लोग व्यंजनों को बांट लेते हैं। चलिए, अच्छा इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, आगे लिख रहा हूँ, जिनकी ज़रूरत हमको पड़ेगी। 5 वर्ग होते हैं हमारे, ठीक है, उनको देख लेते हैं। कचट तप, ये पहला जो वर्ग होता है इसका नाम होता है कचट तप। ठीक है बेटा, कचट तप में होगा क्या? का वर्ग आ जाएगा, इसका पूरा का पूरा ये का वर्ग नाम दे दिया जाता है। इसको चा वर्ग, इसको टा वर्ग, इसको ता वर्ग और इसको पा वर्ग। चलिए कचट तप अगला जो होगा इसके आगे लिख देते हैं हम का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। होता क्या है साथी, ये जो का लिखा है ना, तो का ही नाम दे दिया है। जैसे अगर घर में कोई बड़ा सदस्य होता है ना तो उसी के नाम से लोग ज़्यादा पुकारते हैं। जैसे कि घर में आपके माता पिता, कोई अगर बड़ा बेटा या बड़ी बेटी है तो माता पिता को उसी नाम से पुकारा जाता है। जैसे मान लीजिएगा आपके बड़े भाई का नाम है चिंकू, तो होता क्या है, आपके माता पिता को भी चिंकू के नाम से ही बुलाया जाता है। ठीक है, जब भी कोई बुलाता है तो कहते हैं चिंकू की मम्मी कहाँ गई, चिंकू के पापा कहाँ गए, ऐसा होता है कि नहीं होता है? चलिए अच्छा, तो का वर्ग यानी कि अपने वर्ग में का सबसे बड़ा है, इसी वजह से इस वर्ग का नाम दे दिया गया है का वर्ग। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो का वर्ग में आएगा कौन कौन सा? का आएगा, खा आएगा, गा आएगा, घा आएगा और आपका आएगा इंगिया खाली। ठीक है, चा वर्ग में चा आएगा, छा आएगा, जा, झा। एक बार मैं इनको लिख देता हूँ, फिर चीज़ें सिस्टमेटिक ढंग से चलेंगी। ये होता है आपका वहाँ, क्या होता है? वहाँ। ठीक है, आ नहीं समझना, ये क्या होता है? वहाँ होता है। ठीक है, टा आएगा इसमें, टा, ठा, डा, ढा और ढा, अड़ा होता है। ठीक है, ता वर्ग में ता, था, दा, धा और ना आएगा आपका। पा वर्ग में पा, फा, बा, भा और माँ। पा वर्ग को हम बच्चा वर्ग भी बोलते हैं। जब कोई बच्चा होता है ना, पैदा होता है, तो सबसे पहले वो पा वर्ग से ही शुरुआत करता है। या तो वो पापा बोलता है या मम्मा बोलता है या बुआ बोलता है, यानी पा वर्ग के ही अक्षरों की शुरुआत करता है। ठीक है, पा वर्ग की एक खासियत और ये है कि इनको ओष्ठ वर्ग यानी कि ओष्ठीय ध्वनि कहा जाता है। तो पा वर्ग का आप कोई भी वर्ण बिना ओंठ खोले नहीं बोल सकते हैं। जैसे अगर आपको पा बोलना है ना तो ओंठ खोलना ही पड़ेगा, या पा में से इनमें से कोई भी बोल रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो आपकी ध्वनियाँ होती हैं, इन ध्वनियों को कहा जाता है, अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 5, यानी कि एक वर्ग में टोटल 5 ध्वनियाँ हैं। और वर्ग कितने हैं आपके? 1 2 3 4 5, यानी कि पचम 25। तो ये आपकी 25 वर्गीय ध्वनियाँ हैं, या हम कह दें ये स्पर्शीय ध्वनियाँ हैं मित्र। कैसी ध्वनियाँ हैं? स्पर्शीय ध्वनियाँ भी इन्हीं को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पर्शीय ध्वनि कहेगा आपसे, या फिर आपसे कह देगा वर्गीय ध्वनि। दूसरा क्या कह सकता है आपसे? वर्गीय ध्वनि कह सकता है। ठीक है साथी, देखिएगा ज़रा, इसी को हम वर्गीय ध्वनि भी बोलते हैं, वर्गीय ध्वनि। तो आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि स्पर्शीय ध्वनियाँ कितनी होती हैं, तो आप कहेंगे 25। कहाँ से कहाँ तक? का से लेकर, एक बार देख लेते हैं, का से लेकर माँ तक जो होता है वो आपकी स्पर्शीय ध्वनियाँ होती है। ठीक है, और ये जो होता है, ये एक चीज़ और हम बता दें, ये पहला वर्ग होता है, ये दूसरा वर्ग होता है, ये तीसरा वर्ग होता है, ये आपका चौथा वर्ग होता है और ये 5वां वर्ग होता है। क्या होता है? 5वां वर्ग होता है। तो इन सारी ध्वनियों को, इंग्या, वा, अड़ा, ना, मा को हम बोलते हैं पंचमाक्षर। इनको क्या बोला जाता है? पंचमाक्षर। पंचमाक्षर क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप देखेंगे ये वर्ग के अंतिम अक्षर, इनको पंचमाक्षर बोला जाता है। इंग्या, वा, अड़ा, ना, मा को पंचमाक्षर। या फिर हम दूसरी बात कहें, इन्हीं को दूसरा और क्या बोला जाता है? अनुनासिक ध्वनियाँ। आपसे पूछा जाता है कि अनुनासिक ध्वनियाँ कितनी होती हैं, तो आप बताएंगे कि अनुनासिक जो ध्वनियाँ होती हैं मित्र वो कितनी होती हैं?
5 होती है, इन्हीं को अनुनासिक ध्वनियाँ बोलते हैं। या दूसरा इनको कहते हैं नासिक ध्वनियाँ। कौन सी ध्वनियाँ मित्र? नासिक ध्वनियाँ। तो पंचमाक्षर, अनुनासिक या नासिक ध्वनियाँ कौन कौन सी होती हैं? इंग्या, वा, अड़ा, न, मा। आप कोशिश करिएगा, ये का वर्ग है, ये पहला वर्ग होता है पूरा का, यहाँ से कचट तप पहला वर्ग है, कचट तप। दूसरा है खचट तप, दूसरा वर्ग कौन सा है? खचट तप। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ वैसे आप भी बोलेंगे जहाँ भी पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो जल्दी याद हो जाएगा। पहला वर्ग क्या है? कचट तप। दूसरा क्या है? खचट तप। तीसरा है गजड़ दब। तीसरा कौन सा है? गजड़ दब। और चौथा आपका है घजड़ दब। कौन सा है? घजड़ दब। पांचवा कौन सा है? इंग्या, वाणा, नामा। आप 3 से 4 बार बोलेंगे। जैसे पहला वर्ग क्या था? कचट तप, दूसरा खचट तप, तीसरा गजड़ दब, चौथा घजड़ दब, पांचवा इंग्या, वाणा, नामा। आप 4-5 बार बोलेंगे, श्योर हैं हम कि आप जो है ना ये आपको लर्न हो जाएंगे। अगर ये चीज़ें आपको याद हो गई ना तो आगे हम लोग प्राणवायु के आधार पर पढ़ेंगे, अल्प प्राण, महाप्राण, घोषत्व के आधार पर अघोष और सघोष ध्वनियाँ जो होती हैं वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा काम आएगा, ठीक है? तो अभी हमने बताए थे टोटल व्यंजन जो आपके होते हैं वो कितने होते हैं? 33। 33 में से अभी हम लोगों ने पढ़ कितने लिए हैं? केवल और केवल 25 पढ़े हैं। का से लेकर माह तक कितने व्यंजन हुए आपके? 25 व्यंजन हुए। बचे कितने अभी आपके? 8 व्यंजन। चलिए आगे देख लेते हैं। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं बताएगा कोई? अंतस्थ व्यंजन होते हैं आपके 4। कितने होते हैं? 4 होते हैं। अच्छा, कौन कौन से 4 होते हैं? चलिए उनको भी देख लेते हैं। या, रा, ला और बा। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। या, रा, ला और बा। एक बार देखना, दिख रहा है नीचे कि नहीं दिख रहा है? अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4। अच्छा, इन 4 को भी अच्छे तरीके से समझ लेते हैं क्योंकि इन चारों की बहुत अलग अलग वैल्यू है। यहाँ पर होता क्या है? या वा अर्ध स्वर हो जाते हैं, रा प्रकंपित स्वर हो जाता है। चलिए मैं इनको रफ कर रहा हूँ, आशा करता हूँ आप लोगों ने ये देख लिया होगा। मैं ऊपर लिख रहा हूँ थोड़ा सा। का से लेकर माँ तक स्पर्शीय व्यंजन होते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं स्पर्शीय ध्वनियाँ या वर्गीय ध्वनियाँ। ये लास्ट वाले जो होते हैं पंचमाक्षर या अनुनासिक वर्ण। चलिए इतना आप लोगों ने सीख लिया होगा आशा करता हूँ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिएगा ज़रा, अभी मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन होते हैं आपके 4। कौन कौन से थे भैया? या, रा, ला और वाह। अब अंतस्थ व्यंजन में भी या और वाह जो होते हैं, या और वाह, ये आपके कहे जाते हैं अर्धस्वर। क्या कहे जाते हैं? अर्धस्वर। क्या कहे जाते हैं? अर्धस्वर कहे जाते हैं। ये अर्धस्वर कैसे हैं? जैसे अर्धनारीश्वर, समझ रहे हो कि नहीं? ईश्वर जो थे वो आधे नारी के थे और आधे कैसे थे? नर के रूप में थे, उनको कहा गया था अर्धनारीश्वर, ठीक है? या वा, कभी ये क्या करेगा? व्यंजन का काम करता है, कभी स्वर का काम करता है। चलिए उदाहरण के तौर पर हम देख लेते हैं इनको। जैसे आपने देखा होगा महिलाएं। महिलाएं आप कभी कभार ऐसा भी लिखा हुआ देखते हैं। कभी कभार आप बस पे बैठते हैं तो उसमें लिखा रहता है महिलाएं सीट। किसकी सीट? महिलाओं की सीट, है ना? तो महिलाएं ऐसे भी लिखा रहता है। तो होता क्या है? ये स्वर आया है यहाँ पर और स्वर की जगह पर मैंने या को रख दिया तो ये कभी स्वर कभी व्यंजन का भाव कर लेता, तो ये क्या कहलाता? अर्धस्वर कहलाता है। इसी वजह से ये क्या कहलाता? अर्धस्वर। वा को देख लेते हैं, वा को। चलिए बा वाला देख लेते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कौवा। कौवा ये वाला भी सही होता है। कभी कभार कौवा ये वाला लिख देता है। कौन सा? ये वाला। तो आप कहेंगे सर आ की जगह लिए वाह ने। आ होता है आपका स्वर और वाह होता है आपका व्यंजन। तो ये कभी स्वर की जगह आ जाता है, कभी व्यंजन की जगह। तो आप क्या कहेंगे? इसको अर्धस्वर कहेंगे। क्या कहेंगे? अर्धस्वर कहेंगे, ठीक है? बाकी चर्चा कर लेते हैं रा की। रा आपका क्या है? ये दो आपको समझ में आ गए कि नहीं आ गए? एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। अर्धस्वर कौन से हैं? आप कहेंगे या और वाह। रा जो होता है आपका प्रकंपित होता है। जब आप रा को बोलेंगे ना तो एकदम झंझनाहट सी होती है। बोलिएगा जरा, रा। जब आप बोलेंगे तो ऐसा लग रहा है कि झंझनाहट सी हो रही है। तो रा आपका कैसा स्वर होता है? कैसा व्यंजन होता है? प्रकंपित। प्रकंपित या कभी कभार लुंठित भी आ जाता है। क्या? प्रकंपित या लुंठित जो व्यंजन है वो कौन सा है? रा है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, बचा हुआ है ला। एक बार ला को आप बोल के देखिएगा। आप ला को जब बोलोगे, ला, जब आप ला बोल रहे हो ना तो आपकी जीभ पलट जाती है और पलट के जीभ के छत पे लगती जाती। यानी दांत के बगल वाला जो हिस्सा होता है वो तालु कहलाता है और जो ऊपर वाला होता है वो मूर्धन्य कहलाता है। क्या? मूर्धन्य। यानी मूर्धा में हमारी जीभ लगती जाके। देखो जरा, ला पलट जाती जीभ की नहीं। तो ला जो हो जाएगा पार्श्विक व्यंजन हो जाएगा। कैसा? पार्श्विक ध्वनि है।
तो आशा करता हूँ ये चारों आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अंतस्थ व्यंजन या अलावा, या और वह आपके अर्ध स्वर हो गए, रा प्रकंपित या लुंठित स्वर हो गया, लुंठित व्यंजन हो गया, ला आपका क्या हो जाएगा, पाशर्वी। ठीक है, अभी हमारे कितने व्यंजन हम लोगों ने पढ़ लिए, 25 स्पर्शीय व्यंजन और 4 कौन से, अंतस्थ व्यंजन। बचे कितने हैं भैया, 4। तो 4 आपके होते हैं संघर्षी, संघर्षी या ऊष्मीय व्यंजन भी इन्हीं को बोला जाता है। क्या, ऊष्मीय व्यंजन बोला जाता है। ये भी होते हैं 4। लाइट को बंद कर दो, इस पे पढ़ रही होगी, क्या नाम है सुमित, देखो संघर्षी या ऊष्मीय व्यंजन आपके कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से होंगे देखिएगा जरा, शा, शा, सा और हा, शा, शा और हा। ऊष्म संघर्षीय व्यंजन कितने होंगे, 4 होंगे। तो टोटल व्यंजन आपके 33 हो गए कि नहीं हो गए। देखिए जरा 33 व्यंजनों का वर्गीकरण हमने कैसे किया था, एक बार फिर से देख लेते हैं, आपको बता देते हैं। 25 हमारे कौन से थे, स्पर्शीय व्यंजन। 4 हमारे कौन से थे मित्र, अंतस्थ व्यंजन। और 4 हमारे कौन से थे, ऊष्मीय या संघर्षी व्यंजन। तो टोटल व्यंजन कितने हो गए, 33। 11 स्वर हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, 33 व्यंजन हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, टोटल 44 ध्वनियों को हमने पढ़ लिया है। और वर्णमाला में कल हम आपको बताए थे कि टोटल जो ध्वनियाँ होती हैं वो हमारी 52 यानी कि 52 होती हैं। कितनी होती हैं, 52 होती हैं। उनमें से हमने कितने को पढ़ लिया, 44 को पढ़ लिया। चलिए जो बची हुई ध्वनियाँ हैं उनको आगे कवर कर लेते हैं। चलिए देखते ज़रा, देखो अच्छा अब कौन कौन सी ध्वनियाँ बच गई हैं वो देख लेते हैं। एक होता है आपका संयुक्त व्यंजन। कौन सा होता है, संयुक्त व्यंजन। बताएगा कोई संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं। हम लोगों ने कल पढ़ा हुआ था संयुक्त स्वर, आज हम लोग पढ़ रहे हैं संयुक्त व्यंजन। तो कल संयुक्त स्वर कितने थे, जो लोग वीडियो देख रहे हैं अपने मन में रिवाइज करिएगा। संयुक्त स्वर थे 4, तो संयुक्त व्यंजन भी होंगे आपके 4। कौन कौन से, चलिए देख लेते हैं। पहला होता है छ, त्र, ज्ञ और श्रा, ये वाला श्रा। अब ये संयुक्त व्यंजन है तो 2 व्यंजनों से मिलकर बनेगा। 2 व्यंजन कौन कौन से होंगे देख लेते ज़रा उनको। ये जो छा है ये टूटेगा 2 पार्ट में। कौन कौन से, चलिए देख लेते हैं। का और सा में। त्रा टूटेगा किसमें, ता और रा में। ज्ञा ज्ञानी किस में टूटेगा, बताएगा कोई। ज्ञा ज्ञानी टूटेगा जा प्लस वा में, जा प्लस वा में। ठीक है, श्रा आपका टूट जाएगा मित्र शा प्लस रा में। एक चीज़ आप लोगों ने नोट की होगी, ये जो संयुक्त व्यंजन टूट रहे हैं इनमें से हर किसी का पहला वाला वर्ण प्योर व्यंजन है। प्योर व्यंजन का मतलब है हलंत रूप है। देखो का, ता, जा और शा। जब कभी भी आपसे पूछा जाएगा कि शुद्ध व्यंजन कौन सा, जब कभी भी इनको आप देखें तो पहला वाला जो वर्ण होगा का, उसमें क्या लगा होगा, आपका हलंत लगा होगा। आपसे पूछेगा शुद्ध व्यंजन रूप कौन सा है, शुद्ध व्यंजन रूप कौन सा है। मैं आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूँ कौन सा है, आपको बताना है। 2 ऑप्शन है आपके सामने, पहला है आपके सामने का और दूसरा ऑप्शन है आपके सामने का, ये वाला का। तो शुद्ध व्यंजन इसमें कौन सा हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये जो का है इसमें का प्लस आ, यानी ये का और आ से मिलकर बना हुआ है, ये प्योर व्यंजन है आपका। क्या प्योर व्यंजन आपका कौन सा है, का, ये वाला हलंत रूप जो होता है वो प्योर व्यंजन होता है। ये जो है आपका 2 चीज़ों से मिलकर बना है, का प्लस आ से, यानी कि हर व्यंजन में छोटा आ स्वर छिपा होता है। कौन सा, छोटा आ आपका स्वर छिपा होता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अभी कितने व्यंजन हमारे हो गए, 44 हम लोगों ने पहले पढ़ लिए, 33 व्यंजन, 11 स्वर, 4 ये 48 हो गए कि नहीं हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48, 4 और बच्चे, उनको देख लेते हैं हम लोग। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा थोड़ा। देखिएगा चला 4 कौन कौन से बचे हैं। 2 तो आपके बचे अयोग बहा। कौन सा, अयोग बहा। अयोग बहा होते हैं 2। कौन कौन से होते हैं बताएगा कोई, अंग और आहा। देखिए अंग ये लिखा है, इसको हम बोलते हैं अनुस्वार। क्या बोलते हैं, अनुस्वार। इसको क्या बोला जाता है, विसर्ग। इसको क्या बोलते हैं, विसर्ग। अगर ये कहीं अलग लिखा है अंग तो क्या बोला जाएगा, अनुस्वार। अगर कहीं ये अलग लिखा है तो बोला जाएगा विसर्ग। लेकिन अगर दोनों एक साथ में लिखें और ये पूछ दिया जाए इनमें से अयोग बहा वर्ण कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, अंग और आह में से कोई एक वर्ण जो होगा वो अयोग बहा होगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं।
अगला आपका हो जाएगा उत्क्षिप्त व्यंजन। कौन सा? उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं आपके दो। कौन कौन से होते हैं देखो ज़रा, डा और ढा। डा और ढा, ये जो नीचे हम लोग बिंदी लगा देते हैं ना, ये उत्क्षिप्त होता है। क्या होता है? उत्क्षिप्त। हिंदी में पूर्ण रूप से हिंदी से विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? डा और ढा। एक चीज़ और याद रखना है, डा और ढा ये उत्क्षिप्त व्यंजन है। इनसे हिंदी का कोई भी शब्द प्रारंभ नहीं होता। इनसे अगर क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर मान लीजिएगा पूछ ले कि हिंदी के 52 वर्णों में से किन वर्णों से कोई भी शब्द प्रारंभ नहीं होता, तो आप क्या बताएंगे? इनमें से, इनसे कोई भी शब्द प्रारंभ नहीं होता, प्रारंभ नहीं होता। अब आप कहेंगे जब इनसे कोई शब्द प्रारंभ नहीं होता तो इनका काम क्या है? ये बीच में आते हैं हमेशा। कैसे आते हैं? बीच में। अब किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा सर ढोलक, ढोलक लिखा, ये तो शुरुआत में हो गया। ढोलक आपने लिखा देखा होगा, लेकिन उसके नीचे कभी भी ये उत्क्षिप्त नहीं लिखा रहता है। ध्यान रखिएगा, ये ढा है आपका पंचमाक्षर, समझ रहे हो कि नहीं, ना कि उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन में क्या फ़र्क है? डा और ढा में नीचे आपकी एक बिंदु लगी है। क्या? बिंदु। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोगों ने टोटल 52 वर्ण पढ़ लिए हैं। कैसे 52 वर्ण पढ़े हैं एक बार रिकॉल कर लेते हैं, देख लेते हैं चीज़ों को। 52 वर्ण कैसे हुए? टोटल वर्ण कितने थे हमारे हिंदी वर्णमाला में? 52। कितने भागों में हमने इनको बांटा है देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले तो हमने पढ़ा था स्वर को। स्वर कितने थे आपके? 11। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ लिया व्यंजन को। व्यंजन आपके कितने थे? 33। हालांकि 33 व्यंजनों को हमने 3 पार्ट में पढ़ा है। कौन कौन से? पहले तो का से लेकर माँ तक स्पर्शीय व्यंजन, और उसके बाद में 4 आपके थे कौन से? या रा ला वा अंतस्थ व्यंजन, और 4 आपके कौन से थे बताएगा कोई? ऊष्मीय या संघर्षीय ध्वनियाँ। टोटल कितने हो गए थे? 33। तो 11, 33, 44। अगले 4 जो हमने पढ़े हैं मित्र, वो पढ़े हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कितने थे? 4। अगला मैंने आगे क्या पढ़ा? अयोग वहा। अयोग वहा आपके कितने थे? 2। अगले मैंने पढ़े उत्क्षिप्त। सबसे लास्ट में मैंने पढ़ा उत्क्षिप्त को। तो उत्क्षिप्त आपके कितने थे? 2। अगर आप इन सभी को काउंट करेंगे तो आपके 52 वर्ण हो जाएंगे। काउंट करिएगा ज़रा। 11, 33, 44, 4, 48, 2, 50 और 2, 52 हो गया। तो ये 52 वर्णों का वर्गीकरण हो गया है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्राण वायु के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण। कैसा? प्राण वायु के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। चलिए, यहाँ तक दिख रहा है क्या? यहाँ तक दिख रहा है क्या? प्राण वायु के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण। प्राण वायु के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण। ठीक है मित्र। अच्छा, इनको पढ़ने से पहले हमको जानकारी होनी चाहिए का वर्ग के बारे में, चा वर्ग के बारे में, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। पहले उनको साइड पे लिख लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर आते हैं। चलिए देखते हैं जरा। कचट तप साइड पे लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। चलिए यहीं पे लिख देता हूँ, यहाँ से लिखता हूँ कचट तप। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, और ये हो जाएगा पा वर्ग। तो का वर्ग में सारे आ जाएंगे का, खा, गा, घा और इंग्या। आगे बढ़ते हैं। चा, छा, जा, झा और वा। ठीक है, आगे टा, ठा, डा, ढा और अड़ा। ता, था, दा, ता, था, दा, धा और ना। पा, फा, बा, भा और मा। इनकी जानकारी होना ज़रूरी है। इनकी जानकारी होना ज़रूरी क्यों है? चलिए देख लेते हैं। ये का वर्ग जो है, पहला का पूरा वर्ग यानी कचट तप, ये पहला वर्ग बोला जाता है इसको। खचट दप को बोला जाता है दूसरा वर्ग, मैं पहले ही बता चुका हूँ। गजड़ दप को बोला जाता है तीसरा वर्ग। वर्ग की तीसरी ध्वनियाँ कौन सी हैं? गजड़ दप। खजड़ दप को बोला जाता है चौथा वर्ग। गजड़ दप को क्या बोला जाता है? चौथा वर्ग। और ये इंग्यावाणा नामा क्या बोला जाता है? पंचम वर्ग, यानी 5वां वर्ग बोला जाता है। अब हम आपको बताएं
किसी किताब में आपको लिखा नहीं मिलेगा, केवल और केवल 44 ध्वनियों का ही वर्गीकरण होता है, चाहे हम प्राणवायु के आधार पर पढ़ें चाहे घोषत्व के आधार पर पढ़ें, मात्र 44 ध्वनियों का वर्गीकरण होता है। 11 आपके कौन होते हैं, स्वर, और ये 33, टोटल 44 ध्वनियों का वर्गीकरण होता है। हालांकि ये 25 ही हैं, 4 और ध्वनियाँ उनका भी वर्गीकरण होता है। तो प्राणवायु के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण होता है आपका 2 प्रकार से। इनको मैं साइड पे लिख देता हूँ, बढ़िया बॉक्स में बंद कर दे रहा हूँ एकदम अच्छे तरीके से, देखो अच्छा लग रहा होगा आपको। कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में। कौन कौन से थे, पहला था आपका अल्प प्राण। पहला क्या है मित्र, अल्प प्राण। अब ये अल्प प्राण क्या वाला है, आपके लिए समझ में आ रहा होगा ये अल्प प्राण क्या वाला है। अल्प प्राण और महाप्राण। देखो यार, अल्प प्राण वायु और महाप्राण वायु। अल्प प्राण वो होते हैं जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु कम निकले, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, अल्प प्राण। और जिनके उच्चारण में महाप्राण, नाम से ही लग रहा है कि इनके बोलने में बहुत ज़्यादा वायु निकले, ऐसा लग रहा है कि हमारे प्राण से निकले जा रहे हैं, यानी तो वो क्या हो जाएगा, महाप्राण हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अल्प प्राण ध्वनियाँ कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले तो हम स्वर को देखेंगे। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, जो जिसके नीचे लिखा वही हो जाएगा, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, वर्ग की पहली, तीसरी और पांचवी, वर्ग की पहली, तीसरी और पांचवी ध्वनियाँ अल्प प्राण होती हैं। मैंने क्या कहा है, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, वर्ग की पहली, तीसरी और पांचवी ध्वनियाँ अल्प प्राण होती हैं। अगला पॉइंट आपका हो जाएगा, ये दूसरा पॉइंट था, इसी में तीसरा पॉइंट हो जाएगा आपका या रा ला वा, यानी अंतस्थ व्यंजन जो हैं सारे के सारे इसी में आते हैं। दोबारा से सुन लीजिएगा, अल्प प्राण में सभी स्वर अल्प प्राण, वर्ग की पहली, तीसरी, पांचवी, कचट तप अल्प प्राण, गजड़ दब अल्प प्राण, इंग्यावाणा नामा, ये क्या है, अल्प प्राण, ठीक है। वर्ग की पहली, तीसरी, पांचवी ध्वनियाँ अल्प प्राण होगी। चलिए यारा लावा हो जाएंगे, सभी स्वर हो जाएंगे। महाप्राण में आते हैं, देखो यार टोटल वर्ग आपकी थी 5, पहली, तीसरी, पांचवी इसमें आ गए, तो बचा कौन कौन सा, दूसरा और चौथा। तो दूसरा और चौथा जो है वो वर्ग की दूसरी और चौथी ध्वनियाँ महाप्राण कहलाती हैं। और कौन कौन सी बची हैं, आपका बचा ऊष्मीय ध्वनियाँ, कौन कौन सी, सा, शा, शा और हा, ये किस में आ जाएगा, महाप्राण में आ जाएगा। एक बार क्वेश्चन में पूछा गया था, वीडियो 2018 का जो पेपर हुआ था बाद में कैंसिल हो गया था, उसमें पूछा गया था महाप्राण ध्वनियाँ टोटल कितनी होती हैं, तो आप क्या बताएंगे, 14 होती हैं। कितनी होती हैं, 14 होती हैं। कौन कौन सी, देखिएगा ज़रा, वर्ग की दूसरी और चौथी, एक वर्ग में 5 ध्वनियाँ होती हैं, तो 2 वर्ग हैं, 10 हो गए, 4 ये 14। देख लेते हैं क्या हमारे टोटल 44 वर्ड हो गए, 3 और 2 5, 25 हो गया। 25 के बाद में 11 स्वर, 11 और 25 कितना हो गया, 33। 33 के बाद में आपका 4 ये 37, कुछ छूट रह गया, एक बार मैं देख लेता हूँ। आपका यहाँ से 33 तो व्यंजन हो गया था, 2 3 5, 33 व्यंजन ये हो गए, 4 29 और 4 33 व्यंजन हो गए टोटल, ठीक है। और उसके बाद में 11 स्वर, यानी कि टोटल 44 ध्वनियों का ही वर्गीकरण होता है, बाकी किसी ध्वनि का वर्गीकरण नहीं होता है। जैसे अगर आपसे पूछ दे कि डा का, अगर कहीं पूछ दे कि डा ये कहाँ पर आएगा, तो डा जो है ना जस्ट इसके साथ में आ जाएगा। कहाँ पर लिखा हुआ है डा, यानी डा जस्ट इसके साथ में आ जाएगा। अगर आपसे भविष्य में ये पूछ ले कि डा अल्प प्राण है या महाप्राण, तो बताइएगा डा कौन से वर्ग में आता है, गजड़ दब तीसरे में आता है। अगर ये वाला डा अल्प प्राण है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, अल्प प्राण ही होगा। ढा, ये ढा चौथे वर्ग में आता है, इसी के साथ में ये वाला आ जाएगा। अगर ये महाप्राण में आता है तो ये भी महाप्राण में आ जाएगा। आशा करता हूँ ये चीज़ आपके समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए ज़रा इसको रफ कर दें। यहाँ तक तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अल्प प्राण यानी कि आपका प्राणवायु के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण समझ में आ गया, दोनों चीज़ें क्लियर होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। घोषत्व के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण, नोट्स बना लेना है आपको। यूट्यूब पर आपको पूरी हिंदी हम शुरू से लेकर पूरा पहले ग्रामर पढ़ाएंगे, वर्णमाला से लेकर आपका रस, छंद, अलंकार सारा पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद में साहित्य कवर कर लेंगे, ठीक है। तो जो भी लड़के पुलिस या एसएससी जीडी या लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं या टेट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। इससे बाहर कुछ भी नहीं आना, ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग। घोषत्व के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण, घोषत्व के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण। टाइम कितना हुआ है, टाइम हुआ कितना है अभी, 48। 2 बजे से क्लासेस चलिए, 10-12 मिनट और पढ़ाएंगे आप लोगों को। चलिए देख रहे हैं घोषत्व के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण। तो घोषत्व के आधार पर भी ध्वनियाँ आपकी 2 प्रकार की होंगी, एक अघोष और सघोष। जितना हो जा रहा है उतना कवर कर लेना, अगर नहीं हो पाएगा तो कल वीडियो में कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। कोशिश करेंगे आज ही खत्म कर दें इनको। पहला होएगा आपका अघोष,
अघोष ध्वनियाँ, दूसरा होएगा सघोष ध्वनियाँ। कौन सा? सघोष या घोष, सघोष या घोष। ये चीज़ याद रखिएगा, कभी कभार सघोष की जगह घोष लिखा हुआ दे देता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अघोष ध्वनियाँ और सघोष ध्वनियाँ क्या होता है? अघोष वे ध्वनियाँ होती जिनके उच्चारण में घोष ना हो, यानी कंपन ना हो, वो क्या होंगी? अघोष ध्वनियाँ। सघोष ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में कंपन होता है वो क्या कहलाती हैं? सघोष ध्वनियाँ कहलाती हैं। चलिए ठीक है, परिभाषा लिखवाने की कोई ज़रूरत है नहीं। अगर आपको लिखना है तो मैंने बोल दिया है, यूट्यूब पर एक बार आपकी चीज़ बोल देते हैं और अपलोड कर दिया है तो वो आजीवन बना रहेगा जब तक हम उसको अपने यहाँ से प्राइवेट नहीं करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, लिखने की तो कोई ज़रूरत है नहीं। अघोष ध्वनियाँ जो होती हैं वर्ग की पहली और दूसरी, पहला पॉइंट, अघोष ध्वनियाँ वर्ग की पहली और दूसरी ध्वनियाँ क्या होती हैं? अघोष ध्वनियाँ होती। चलिए आगे, यहाँ पर जो आपका आता है सा सा शा, शा शा और शा, यानी कि अघोष ध्वनियाँ जो आपकी होती हैं वर्ग की पहली और दूसरी ध्वनियाँ अघोष ध्वनियाँ होती हैं, उनके साथ में सा सा शा होता है। अब आप कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर जी हा क्यों नहीं है? हा यहाँ पर इनके साथ कर जाएगा बेवफाई, तो हा हल कहाँ पहुँच जाएगा आपकी बार? सघोष ध्वनियों में पहुँच जाएगा। चलिए, वर्ग की पहली दूसरी अगर अघोष हो गई हैं तो बची कौन कौन सी हैं? तीसरी, चौथी और पाँचवीं। वर्ग की तीसरी, चौथी, पाँचवीं ध्वनियाँ कौन सी हैं? सघोष ध्वनियाँ हो जाएंगी, ठीक है, या घोष ध्वनियाँ हो जाएंगी। सभी स्वर कैसे होंगे? सघोष। सभी स्वर कैसे होंगे? सघोष। या, रा, ला और वा, या रा ला वा क्या हो गए? सघोष। इनके साथ में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है हा हल। हा हल जो होता है सघोष या घोष ध्वनियाँ। कैसी है? सघोष या घोष ध्वनियाँ है। तो हमने देख लिया घोषत्व के आधार पर भी ध्वनियों का वर्गीकरण। अब थोड़ा सा बचा है हमारा क्या? उच्चारण स्थान। क्या बचा हुआ? उच्चारण स्थान। उनको भी कवर कर लेते हैं, ठीक है, उनको भी हम लोग कवर कर ले रहे हैं। ये रफ कर देने, आगे बढ़ते हैं। छोटा सा टॉपिक बचा है उच्चारण स्थान। चलिए अच्छा देख लेते हैं, हम लोग देख ही चुके हैं पहले से, उच्चारण स्थान को और देख लेते हैं। 5-7 मिनट की वीडियो और है, तो जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं उनका पहला काम ये रहेगा कि आप वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को पूरा देखने के बाद में आपका जो भी पढ़ने वाला ग्रुप है उसमें वीडियो को सेंड कर दिया करें, यानी शेयर कर दिया करें, और देखने के बाद लाइक किया करें। आपको कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है कमेंट करिएगा, ठीक है। आपके कमेंट से हमको पता चलता है कि आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, उस हिसाब से कुछ सुधार किया जाए, ठीक है। चलिए अच्छा, एक तो होता है कंठ ध्वनियाँ। कैसी ध्वनियाँ? कंठ ध्वनियाँ। कंठ ध्वनियों के बाद क्या आएगा? तालब्य ध्वनियाँ। कौन सी ध्वनियाँ आएंगी? तालब्य ध्वनि। अगला आएगा मूर्धन्य ध्वनियाँ। कौन सी ध्वनियाँ आएंगी? मूर्धन्य ध्वनियाँ। कचट तप। कंठ ध्वनियाँ, तालब्य ध्वनियाँ, कचट तप। दंत ध्वनियाँ। कौन सी ध्वनियाँ आएंगी? दंत ध्वनियाँ, ठीक है, दंत ध्वनियाँ। उसके बाद आएगा ओष्ठ वर्ग, ओष्ठ ध्वनियाँ। देखो यार, का वर्ग, इसमें कंठ ध्वनियों में क्या आएगा? पूरा का वर्ग आ जाएगा आपका। कंठ ध्वनियों में मित्र क्या आएगा? पूरा का वर्ग आएगा। का वर्ग हम लोग बता चुके हैं पहले ही से, का वर्ग क्या होता है, पूरा का वर्ग आएगा। और का वर्ग के साथ में होता है क्या? का से क्या होता है? कौवा। का से क्या होता है? कौवा होता है या नहीं होता है कौवा। जैसे मान लीजिएगा संडे के दिन था, कोई लड़का आराम से सो रहा था, बढ़िया 9-10 बजे तक धूप में आराम से, और सो रहा था, तो कौवा आया और उसने उसके गले में चोंच मार दी। कहाँ चोंच मार दी? उसके गले में चोंच मार दी है। तो जब कोई कौवा किसी के गले में चोंच मारेगा और वो सो रहा होगा तो उसके मुंह से आवाज़ सुंदर निकलेगी। तो कैसी आवाज़ निकलेगी? आहा, मार दिया साले ने। ऐसे ही तो बोलेगा, आहा। तो आप क्या कहेंगे? आ और हा, छोटा आ, बड़ा आ और हा, किसमें आ जाएगा? कंठ ध्वनियों में। तो पूरा का वर्ग आता है कंठ ध्वनियों में, आ और हा हल आता है। तालब्य ध्वनियों में क्या आएगा? पूरा चा वर्ग आएगा मित्र, पूरा चा वर्ग आप देख लेना, ठीक है। चा वर्ग में बता चुका हूँ क्या होता है, पूरा चा वर्ग आएगा। इसके साथ में क्या होगा? चा से क्या होता है? चम्मच। चा से क्या होता है? चम्मच। एक माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। क्या पिला रही थी? दूध पिला रही थी। दूध पिलाते पिलाते उसका बच्चा रोने लगा। अब बच्चा जब रोता है तो आवाज़ कैसी निकालेगा? छोटा सा बच्चा है, चम्मच से दूध पी रहा है, तो आप समझ सकते हैं छोटा सा बच्चा होगा। वो रोने लगा, ई करके रोने लगा। कैसे? ई करके जब रोया तो माँ ने पूछा क्या हुआ, क्या चम्मच तालू में लग गई? अब बच्चा मॉडर्न जमाने का है, तो बच्चे ने कहा हाँ मामा, यश, जो चम्मच है वो मेरे तालू में लग गई। यानी कि ई, बच्चा कैसे रोया? ई करके। माँ ने पूछा क्या चम्मच आपके तालू में लग गई? तो बच्चे ने कहा था यश, यानी कि या और शाह, सीटी वाला शाह। या और शाह किस में आ जाएगा? बताइएगा जरा, किस में आएगा? तालब्य ध्वनियों में। किसमें? तालब्य ध्वनियों। मूर्धन्य ध्वनियों में आएगा पूरा टावर्ग आपका। क्या आएगा? टावर्ग आएगा। टावर्ग के बाद में इसमें आएगा ऋषि।
ऋषि के बाद में रा और शाह, ये इसी में आएगा। याद कर लीजिएगा, जब आप इनको बोलेंगे जैसे टा बोल रहे हो ना, वैसे ही आपका शाह बोला जाएगा, खटकोड़ वाला शाह। और उसके बाद में ऋषि और रा किस में आ जाएगा मित्र? टा वर्ग में आ जाएगा। दंत ध्वनियों में पूरा ता वर्ग आएगा। ता वर्ग के बाद में जैसे आप कोलगेट कर रहे होते मॉर्निंग में, क्या लड़कों का तो हाल निराला रहता है, लड़के जब तक कोलगेट खत्म नहीं हो जाता उसको फाड़ फाड़ के एकदम चीर चीर के 10-12 बार उसमें निकाल। लड़कियों का तो अलग रहता है, लेकिन लड़कों का क्या रहता है कि कोलगेट खत्म हो गया फिर भी 8-10 दिन चला देते हैं। कैसे चला देते हैं? उसको फाड़ेंगे कैंची से, फिर थोड़ा थोड़ा निकालेंगे, समझ रहे हो कि नहीं? तो जब वो कोलगेट कर रहे थे, क्या हुआ, जब वो कोलगेट करते हैं तो कोलगेट करते ही करते ब्रुश जो है ना उनके दांतों में लग गया। कहाँ लग गया? दांतों में लग गया। गुस्से में थे, साला कोलगेट निकल नहीं रहा था, तो गुस्से में कर रहे थे तो उनके लग गया दांतों में, तो उनके आवाज़ मुंह से निकली, साला आज ये दांतों में लग गया। साला यानी कि ला और शाह, ला और शाह जो आएगा वो किस में आ जाएगा? दंत ध्वनि में आ जाएगा। ओष्ठ ध्वनियाँ पूरा पावर गाएगा आपका, क्या पूरा पावर गाएगा, और ऊ और इसी में आ जाएगा, क्या ऊ और ऊ आ जाएगा किसमें? ओष्ठ ध्वनियों में। तो ओष्ठ ध्वनियों में पूरा पावर्ग ऊ आ जाएगा। ठीक है मित्र, अब कुछ ध्वनियाँ बची हैं जिनको नहीं हो पाया उनको भी देख लेते हैं। चलिए ज़रा, जैसे क्या आपका बचा है ए, तो देखिएगा ज़रा ये जो मिलकर बना है वो आ प्लस ई से मिलकर बना है कि नहीं बना है? बोलो यार। तो आ और ई से मिलकर बना। आ किस में है? कंठ में। ई किस में है? तालब्य में। तो इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? कंठ तालब्य। तो ए जो मिलकर बने हैं वो किससे मिलकर बने हैं? कंठ तालब्य। ए आपसे पूछा जाए, कई बार आपसे पूछा जाता है कि कंठ तालब्य ध्वनियाँ कौन सी हैं, तो आप क्या बताएंगे? कंठ तालब्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? कंठ तालब्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? ए। आगे बढ़ते हैं हम, ओ और ओ, ओ और ओ जो होता है आपका मिलकर बना होता है किससे? आ प्लस ऊ से, आ प्लस ऊ से। तो आ किस में आता है? कंठ में। ओ किस में आता है? एक बार देख लेते हैं, ओ किस में आएगा आपका? मैंने लिखवाया या नहीं लिखवाया? ऊ, हाँ ऊ को देख लेते हैं। ऊ किस में आएगा? ओष्ठ में। तो आपका कंठ और ओंठ दोनों जब मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? कंठोष्ठ। क्या बन जाएगा? कंठोष्ठ। यानी कि ओ जो आते हैं वो किस में आते हैं? कंठोष्ठ में आते हैं। किस में आते हैं? कंठोष्ठ ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं? ओ। एक और आपका बच गया वाह। वाह को आप एक बार बोल के देखिएगा, वाह। वाह जो आपके दांत जो है ना, ऊपर वाले जो दांत हैं आपके नीचे वाले होठों पे आकर गिरते हैं, यानी कि वाह जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दंतोष्ठ। क्या हो जाएगा? दंतोष्ठ। क्या हो जाएगा? दंतोष्ठ हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल हमने ध्वनियों के उच्चारण स्थान भी कवर कर लिए, पूरा व्यंजन भी खत्म कर लिया। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद साथियों।